हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लासेस के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 को, दैट इज़ राइटिंग स्किल्स। तो इससे पहले जो यूनिट नंबर 1 एंड 2 है उसको हमने ऑलमोस्ट सही तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने यूनिट नंबर 1 एंड 2 को नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के साथ में जो प्लेलिस्ट अटैच है वहाँ से आप उन वीडियो को क्लासेस को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के बारे में, कि राइटिंग स्किल्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिसको आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताया गया है राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन। मतलब कि जब हम किसी चीज़ को भी राइट करते हैं, चाहे एक हमारा लेटर हो, चाहे हमारा एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा कुछ भी हो, जहाँ पर हम राइटिंग का काम कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को लिख के बता रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये एक हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे स्पीच का। मतलब हम जो भी बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, डिस्कस करने वाले होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को जब हम राइटिंग के फॉर्म में डिस्कस करते हैं या शेयर करते हैं तो वो कहलाती है हमारी राइटिंग। अब राइटिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है, हमारे नोट मेकिंग आ सकते हैं, लेटर राइटिंग आ सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आ सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब बस यही है कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम बेसिकली ये समझते हैं कि राइटिंग के अंदर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम अपने स्पीच को, थॉट्स को, या कोई भी जो चीज़ है जिसको हमें शेयर करना है या चीज़ों को जो डिस्कस करना है उसको हम राइटिंग के फॉर्म में करते हैं। तो इसको समझने वाले हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसके अंदर राइटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड किए गए हैं, तो इन्हीं को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो आप, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि इस क्लासेस के थ्रू आपको कौन कौन से जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं या कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन से देख सकते हो। तो सबसे पहले है राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ को लिखना शुरू करते हो या आप सोचते हो कि उस चीज़ को आपको किस तरीके से लिखना है, तो एक जो पॉइंट आता है जहाँ से आप सिर्फ सोचते हो चीज़ों के बारे में कि आपको किस तरीके से शेयर करना है, डिस्कस करना है, तो वहाँ पे जब आपकी थिंकिंग से लेके जब आपकी जो राइटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, तो उस बीच में जितने भी चीज़ जो हमें एक तरीके से इंक्लूड करना चाहिए या कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि हमारे राइटिंग के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, तो यही सारे जो पॉइंट है जो कि मिल के राइटिंग प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। तो समझने वाले हैं कि राइटिंग प्रोसेस क्या है। तो इसके अंदर बेसिकली 3 पॉइंट को इंक्लूड किया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बताया गया है प्री राइट। प्री राइट का मतलब होता है कि जब आप किसी भी राइटिंग के बारे में लिखना शुरू करते हो तो लिखने से पहले आपके जो एक राइटिंग का एक जो स्किल है वो किस तरीके का होना चाहिए या आपको किन पॉइंट को ध्यान रखना है, दैट इज़ कॉल्ड प्री राइट। तो प्री राइट में हम ये देखेंगे कि लिखने से पहले हमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको हमें ध्यान में रखना है, अपने पेपर को किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाना है या हम जो भी राइटिंग करें उसको किस तरह से अट्रैक्शन दिला सके। तो ये सारे पॉइंट है जो कि प्री राइट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो सबसे पहले ये बताया गया कि जब भी आप राइटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आपके एम एंड गोल को पता होना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, फिगर आउट कर लेना है अपने एम को, गोल को, कि आपको राइटिंग के अंदर किन चीज़ों को शो करना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको आपको हाईलाइट करना है। जैसे कि आप एग्जाम में देख लो, कोई क्वेश्चन आता है उसमें आपसे प्रोसेस पूछ लिया किसी भी कॉन्सेप्ट से, किसी भी टॉपिक का, तो आपका मेन क्या है कि आप पहले क्या करोगे, प्रोसेस बताने से पहले उसके पहले ये तो बताओगे ना कि वो एक्चुअल में है क्या, वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो वहाँ पे जब आपने सोचा कि प्रोसेस से पहले ही भी हमें कुछ पॉइंट को इंक्लूड करना है, यही सारे जो पॉइंट है ये हमारे प्री राइट के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फिगर आउट करना है अपने एम को, गोल को, कि ये देखना है कि किन सारी चीज़ों को इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। देन उसके बाद क्या करना है, हमें जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो भी डाटा हमारे पास है, हमें क्या करना है, एक बार चेकआउट कर लेना है, देख लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना है और फिगर आउट करके लास्ट में उसको एक तरीके से पॉइंट के थ्रू उसको हाईलाइट कर लेना कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है या कौन सा ऐसे डाटा है जो कि हमें शेयर करना चाहिए राइटिंग के दौरान। उसके बाद क्या करेंगे, ये सारा चीज़ हमने यहाँ तक डिसाइड कर लिया, देन हम अपने स्टाइल को डिटरमाइन कर लेंगे कि हम अपने वर्ड को किस तरीके से अरेंज करें या अपने राइटिंग को किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाएं। तो ये सारे जो पॉइंट है जिसको हम अपने प्री राइट के अंदर इंक्लूड करेंगे, जहाँ पर राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले जो एक प्लान होना चाहिए आपका, ये सारे प्री राइट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। देन आप क्या करोगे, एक हेडलाइन बना लोगे कि आपको पहले सबसे पहले किन चीज़ों को हाईलाइट करना है, आपका मेन टॉपिक क्या है, आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके स्टाइल के अंदर आ जाएंगे। देन आप क्या करोगे, अपने जो भी आप लिखना चाह रहे हो उसको आप एक तरीके से प्लान कर लोगे, सारी चीज़ों को, सारी चीज़ें प्लान करने के बाद एक बार उसको आप चेक कर लोगे ताकि आप जो भी चीज़ बताना चाह रहे हो वो आपके वर्ड लिमिट के अंदर आ जाए। मतलब कि जो भी चीज़ आप शेयर करने जा रहे हो वो आपके इंस्ट्रक्टर, टीचर या जिसके साथ भी आप शेयर करने वाले हैं
उनके जो भी लिमिटेशन दिए गए हैं उनके अंदर ही करें आप, कि आपको जो भी, जैसे कि पैराग्राफ देखते हो कई बार आप एग्जाम में, वहाँ पे वर्ड लिमिट रहता है, कई बार क्वेश्चन आंसर में भी वर्ड लिमिट दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, प्री राइट में ही इन चीज़ों को सोचना है, समझना है, डिसाइड कर लेना है कि आपको वर्ड लिमिट के अंदर ही अंदर आपको चीज़ों को डिफाइन करना है, बताना है। तो ये हो गया हमारा प्री राइट, जिसके अंदर आपने ये सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया कि राइटिंग के लिए कौन कौन से पॉइंट है जिसको आपको इंक्लूड करना है या कौन कौन से ऐसी प्लानिंग करना है। देन आप उसके बाद सेकंड स्टेप पे आओगे, तो उसके बाद हमें क्या करना है, राइट करना है। जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, डाटा है हमारे पास, जो हमने गैदर किया है, मतलब कलेक्ट किया है, उन सभी को आप अपने राइटिंग के अंदर, प्रोसेस के अंदर जस्ट स्टार्ट करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे, आप सही तरीके से चीज़ों को सेट करोगे, एक तरीके से उसको सही तरीके से डिस्कस करोगे या उसको राइट करोगे। तो राइटिंग के अंदर ये सारे पॉइंट आ जाएंगे जहाँ पर आप चीज़ों को लिख के बताओगे। देन उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, रीराइट का मतलब है कि जब आपने सारी चीज़ों को लिख दिया, समझा दिया, देन उसके बाद जो फाइनल स्टेप आता है जहाँ पर आप चीज़ों को चेक कर लेते हो कि आपने जो भी चीज़ को लिखा है क्या वो सही है, आपका जो राइटिंग था वो सक्सेसफुल हो पाया, जो भी इसेंशियल चीज़ें थी उसको आपने इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। तो ये सारे जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर आप चेकआउट करते हो, चीज़ों को देखते हो, या कहीं पे कोई ऐड ऑन करना हो तो ऐड कर देते हो, कोई चीज़ कैंसिल करनी है तो उसको हटा देते हो। तो ये सारे जो पॉइंट है हमारे रीराइट के अंदर आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्री राइट, राइट एंड रीराइट क्या है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, अब आप इसको ईजिली अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। देन उसके बाद है फीचर्स ऑफ अकेडमिक राइटिंग, कि एक जो हम राइटिंग करते हैं, एक अकेडमिक राइटिंग का मतलब होता है कि जब आप सही तरीके से कोई भी राइटिंग प्रोसेस को लेके चलते हो, सही तरीके से चीज़ों को डिफाइन करते हो, तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए, या किस तरीके से आप अपने राइटिंग को बोरिंग ना बनाकर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेटेज लेके आओगे क्वालिटीज़ का। तो यही सारे जो है इसके फीचर्स को बताते हैं। देन उसके बाद एक पॉइंट दिया गया, वेज ऑफ राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन, कि जब आप किसी चीज़ को इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसके बाद चीज़ों के बारे में डिफाइन कर रहे हो, तो आपको कौन कौन से तरीकों को यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले बताया गया कि आप जब चीज़ों को बता रहे हो तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट होना चाहिए, चीज़ें के बारे में रिलेवेंट होना चाहिए, आपको अपने डाटा को, जो भी आपने किया है उसको सही तरीके से प्रोवाइड करना है, देखना है कि जो टॉपिक है वो सही में रिलेटेड है या नहीं है, उसके बारे में जो भी रिलेवेंट आपका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होना चाहिए, वो सारे चीज़ इंक्लूड करोगे। अनयूजुअल चीज़ों को, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को आप अवॉइड करोगे। तो ये कुछ वेज है जिसको आपने इंट्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करना है। देन उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपको क्या करना है, नहीं करना, उसको फॉलो नहीं करना है। जैसे कि आपको अवॉइड करना है स्टीरियोटाइप्स को, इसका मतलब होता है रूढ़िवादिता, कि आपको कोई भी ऐसे पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, कोई भी ऐसे टेक्निकल चीज़ों को या बोरिंग चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है, जिससे जो हमारे श्रोता है, जो जिसके पास हम अपने मैसेज को अपने राइटिंग के थ्रू पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको हर्ट कर सके या उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सही तरीके से ना हो, मतलब गलत तरीके से हमें गलत चीज़ों को नहीं पहुंचाना है। अवॉइड करना है डिक्शनरी वर्ड को, ऐसे डेफिनेशन को जो कि मतलब कि सही तरीके से उनके आउन वर्ड में एक्सप्लेन ना हो सके, मतलब कि अननेसेसरी चीज़ों को, थोड़े टेक्निकल टर्म्स को आपको अवॉइड करना है। तो ये सारे पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपका जो राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो पाएगा, उसको काफ़ी ज़्यादा वेटेज मिलेगा। देन यहाँ पे एक पैराग्राफ यहाँ पे शो किया गया है और इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एक जो बॉडी पैराग्राफ होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पैराग्राफ के, जैसे पैराग्राफ देख सकते हो, फर्स्ट लाइन है, कुछ बीच के मिडिल वाले पॉइंट है, कुछ एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कोई भी जो एक पैराग्राफ होता है उसका मेन टॉपिक सेंटेंस क्या है, कि जो हम फर्स्ट लाइन किसी चीज़ का डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। तो ये सारे पैराग्राफ के बारे में बताया गया कि किस तरीके से एक पैराग्राफ को डिफाइन किया जाता है। देन उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है ये यहाँ से स्टार्ट होता है नोट मेकिंग से, कि नोट मेकिंग से हम ये देख सकते हैं कि हम जब, जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में नोट बना रहे हो, चाहे आपके स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे आपके कुछ जॉब प्लेस से रिलेटेड हो, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में नोट बनाते हो तो नोट मेकिंग आपका किस तरीके का होना चाहिए, या नोट मेकिंग में किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, किस तरीके से आपको नोट को मेक करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसको आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी सही तरीके से समझना है, साथ ही साथ अपने पर्सनल लाइफ में भी इस चीज़ को प्रेफर करना है। तो नोट मेकिंग को काफ़ी ध्यान से समझना, ये आपको आगे के एग्जाम में या इन फ्यूचर आप जो भी पढ़ने वाले, जो भी करने वाले हो, तो उस दौरान आपको नोट बनाने में भी हेल्प मिलने वाला, मतलब आपको एक स्किल प्रोवाइड करेगा कि नोट को किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक को, दैट इज नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में सबसे पहले ये बताया गया है कि नोट मेकिंग स्पेशली कब किया जाता है, जब आपके सामने कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, मतलब कि एक जो इन्फॉर्मेशन है उसका एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड
वाइड है तो आपको क्या करना है, वहाँ से मेन पॉइंट को हाईलाइट करना है या मेन पॉइंट को वहाँ से लेके अलग से एक पेज पे उसको राइट करना है। तो यही हमारा नोट मेकिंग कहलाता है। जैसे कि आप सिलेबस ही देखते हो, पहले आप सिलेबस देखते हो, इतना बड़ा सिलेबस रहता है, देन जब आप उसको डीपली पढ़ने लग जाते हो तो धीरे धीरे हम उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकालने लग जाते हैं, मतलब उसको हम एक तरीके से हाईलाइट करने लग जाते हैं कि ये सारे जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के रिगार्डिंग देखा जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उन चीज़ों को अलग से कर लेते हैं, उसको हाईलाइट कर लेते हैं या नोट कर लेते हैं। यही सब हमारा जो है नोट मेकिंग के अंदर आ जाता है। तो इसी को डिस्कस करने वाले। सबसे पहले ये बताएगा कि वाई नोट मेकिंग, कि हम नोट को मेक ही क्यों करें, कि नोट को हम क्यों बनाएं। तो इसके काफ़ी सारे पॉइंट है, ये तो आपको पता भी होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली नॉलेज ले लेते हैं इन पॉइंट के थ्रू। तो सबसे पहले बताया गया है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन है जो काफ़ी सारे टॉपिक, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या चाहते हो कि उनके इंफॉर्मेशन में से जो मेन पॉइंट है या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको पता चल सके, या जब आप उसको एक नज़रिए में देखते हो, एक बार लुक देखते हो, तो आपको उस टाइम के बीच में ही उसके बारे में, मतलब जल्दी से क्विकली उसके बारे में पता चल जाए। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, नोट मेकिंग को बनाने का ऑब्जेक्टिव रखते हैं। उसके बाद है कि जो नोट मेकिंग है हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है, कि इन फ्यूचर जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। टाइम वेस्ट ना हो मतलब कि इतना सारा चीज़ों को वाइडली ना पढ़ के हमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ पता हो जानी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, नोट को मेक बना लेते हैं ताकि फ्यूचर के लिए हमारे लिए ये बेनिफिट हो सके। देन उसके बाद हम इससे क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को या इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने का मतलब है कि आप जब उसको हाईलाइट करके अलग से उन पॉइंटों को बना लेते हो तो ये कहलाता है हमारा फिल्टर, जिसमें हम अपने जो मेन टॉपिक है, इन्फॉर्मेशन हो या जो चीज़ हमने एनालिसिस के थ्रू पता कर लिया कि जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है उसको हम अलग से कर लेते हैं, या जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल ना हो उसको भी एक तरीके से हम अवॉइड कर लेते हैं। तो नोट मेकिंग में इन सारे पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है, जिसके थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि नोट मेकिंग क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ये हमारे रिवीजन वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, जो कि आप अपने एग्जाम में भी देखते हो, और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी जॉब प्लेस है, वर्क प्लेस है, वहाँ पे भी आप इसके बेनिफिट को देख सकते हो। देन उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड स्टेप जो है इसका, टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग और हाउ टू मेक नोट्स। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको नोट को किस तरीके से बनाना है, या चाहे आप अपने सिलेबस के अंदर नोट बनाओ, चाहे आप किसी भी चीज़ के बारे में बनाओ, किसी दूसरे एग्जाम के बारे में क्यों ना बनाओ, आपको क्या करना है, नोट को किस तरीके से बनाना है। तो इसको ध्यान से समझना है, काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्प में होने वाला है। साथ ही आपके दूसरे एग्जाम में भी ये जो पॉइंट है इसके थ्रू आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट के द्वारा ये बताया गया है कि जब भी आप नोट को बनाना स्टार्ट करो या सोचो कि आपको नोट बनाना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप फिगर आउट करोगे की आइडियाज़ का, इन्फॉर्मेशन का, मतलब कि आपको की आइडिया निकालना, उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको रीड करना है। मतलब कि मान लो आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है किसी भी रिलेवेंट टॉपिक के बारे में, या कोई एक पैसेज ही क्यों ना है आपके सामने, आपको क्या करना, उनमें से मेन जो पॉइंट है उसको रीड आउट करना है। आपने रीड कर लिया, देन उसके बाद आपको उसकी हेडिंग पे जाना है कि जो हेडिंग है वो किसके बारे में दे रखा है, जो आइडिया है, मतलब कि जो हम एक तरीके से हमने आइडिया लगा लिया है, जिन चीज़ों को हमने कलेक्ट कर लिया है उसका जो मेन टॉपिक है वो है क्या, चीज़ों के बारे में आपको अंडरस्टैंड होना है। साथ ही साथ देखना है कि जो आप चीज़ रीड कर रहे हो क्या वो इंटरेस्टिंग तो है ना, कि मतलब इंटरेस्टिंग होने का मतलब ये है कि जब आप मान लो अपने सिलेबस का ही बना रहे हो तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें लाइन पढ़ने से मज़ा आए या हमें काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील हो। कहने का मतलब है कि आपके मेन ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग वो रिलेवेंट होना चाहिए। कि मान लो आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, तो जिन चीज़ों को आप हाईलाइट कर रहे हो, फिगर आउट कर रहे हो, वो आपके एग्ज़ाम के, आपके सिलेबस से ही रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और ही बता रहा है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ मैं, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ आप हाईलाइट कर रहे हो वो आपके टॉपिक के, आपके जो एक गोल है, एक जो ऑब्जेक्टिव है उसके रिगार्डिंग है, उसके साथ में रिलेवेंट होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, सब हेडिंग पढ़ोगे। सब हेडिंग में ये दिया रहता है कि हेडिंग के बारे में भी जो थोड़ा सा अलग से इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, दैट इज़ कॉल्ड सब हेडिंग। कि हेडिंग के अंदर भी आपको एक पॉइंट इंक्लूड रहेगा जहाँ पर आप देख सकते हो जो रीडिंग है या जो भी पैसेज हमारे सामने हैं वो किससे रिलेवेंट है। मतलब सब हेडिंग में हेडिंग के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। उसके बाद आप क्या करोगे, पॉइंट अंडर ईच सब हेडिंग, कि आपको क्या करना है, सब हेडिंग जो है उसके अंदर भी जो पॉइंट है उसको इंक्लूड करना है। मतलब कि
मान लो मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ, जैसे कि आपको एक पर्सनल लाइफ में इसको प्रेफर करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जिस भी टॉपिक के बारे में नोट बनाना है, पहले आप उसको श्योर हो जाओगे कि हमें इस टॉपिक पे नोट बनाना है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसके हेडिंग को शो करोगे कि जो आपका इन्फॉर्मेशन है, आपके जो नोट है वो किससे रिलेवेंट है, किससे रिलेटेड है, वो आप वहाँ पर शो कर दोगे। देन आप क्या करोगे, हेडिंग के नीचे सब हेडिंग को डालोगे। सब हेडिंग का मतलब है कि आपने हेडिंग डाल दिया कि आपका जो पैसेज है, आपका जो टॉपिक है वो किससे रिलेवेंट है। देन उसके बारे में थोड़ा सा और आप नॉलेज दोगे सब हेडिंग के अंदर, और सब हेडिंग के अंदर भी आपको पॉइंट बनाना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरीके से पॉइंट बना के उसके बारे में और ज़्यादा डीपली नॉलेज को वहाँ पे प्रोवाइड करना है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नोट को वहाँ पे इस तरीके से शो करना है। सारी नेसेसरी वर्ड्स को वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग वे में, मतलब समझ में आने वाला होना चाहिए, इस तरीके से आपको नोट को मेक करना है। देन उसके बाद जो हमारा पॉइंट आएगा, जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, पहले आपको हेडिंग देना है, हेडिंग के नीचे भी आप पॉइंट डाल सकते हो। ये हमारे डिपेंड करता है हमारे पैसेज पे या हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप पॉइंट के थ्रू बता सकते हो। सब पॉइंट बनाना है आपको। सब पॉइंट के अंदर भी काफ़ी सारे पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, और इस तरीके से सारे पॉइंट के अंदर वन बाय वन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते जाएंगे। उसके बाद आपको एब्रिविएशन यूज़ करना है। एब्रिविएशन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की क्लासेस में, मतलब इसी क्लासेस के बाद में डिस्कस करने वाले कि एब्रिविएशन क्या होता है, या इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। देन उसके बाद है पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। इसके थ्रू हम ये समझते हैं कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, या मान लो इसी को जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपको कुछ पॉइंट लिखे हुए दिख रहे हैं, आप इसको रीड करके भी अपने सिलेबस को समझ सकते हो। लेकिन आपने इस वीडियो को क्यों वॉच किया, क्योंकि आप चाहते हो इसको सिंपल तरीके से समझ सके। तो सेम इसी को जब किसी भी राइटिंग को या कोई भी जो टॉपिक है जो हमारे सामने है, स्क्रीन पर है, तो जब हम उसको पढ़ के जब उसको ऑन वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं, उसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो यही कहलाती है हमारी पैराफ्रेजिंग। तो आपको समझ आ गया होगा कि पैराफ्रेजिंग है क्या। तो पैराफ्रेजिंग एक टेक्निक है, एक स्किल है, जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से आपको चीज़ों को दे रखा है वो उसी फॉर्म में आप समझ सको, लेकिन उसको अनदर वर्ड में, मतलब अपने आउन वर्ड में उसको समझ के आप उसके बारे में अंडरस्टैंड हो सके, चीज़ों को एनालाइज कर सको जो कि आपको रीड करना है। तो यही कहलाती है हमारी पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको एक पैसेज दे रखा है, इसके अंदर बताया गया है किस तरीके से हम चीज़ों को पैराफ्राइज करते हैं या उसको समराइजिंग करते हैं। चाहे तो आप इसको रीड भी कर सकते हो, और चाहे तो आप इसको थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या है, अपने मेन टॉपिक को, मेन पॉइंट को समझना है कि जो ये टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग के कुछ स्टेप दे रखे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी पैराग्राफ को या कोई भी जो पॉइंट आपके सामने है उसको आप पैराफ्रेजिंग किस तरीके से करोगे। तो स्टेप है, इन स्टेप को रीड आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरीके से किसी भी पैसेज को पैराफ्राइज करेंगे या समराइजिंग करेंगे। तो सबसे पहले बताया गया है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट को सबसे पहले सही तरीके से रीड करोगे, उसके बारे में जो एक स्पेसिफिक या एक जो क्लोज लुकिंग करोगे। क्लोज लुकिंग का मतलब है कि जब आप चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ ही अंडरस्टैंड होते हैं चीज़ों के बारे में, तो यही कहलाती है हमारी क्लोज लुकिंग, कि जब आप चीज़ों को पढ़ने के साथ ही साथ समझ भी रहे हो। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर आप क्या करोगे, रीडिंग करोगे काफ़ी बेहतर तरीके से। उसके बाद आप क्या करोगे, जो मेन थॉट है उसको अंडरलाइन करोगे, या कोई भी जो ऐसे आर्ग्यूमेंट है जो कि सपोर्ट कर रहा है या मार्क, उसको हम मार्क करके चलेंगे। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो मेन पॉइंट है उसको आपको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। देन उसके बाद क्या करोगे, आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको लगता है कि ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके आप नोट्स बना लोगे, या उसको आप कॉपी कर लोगे, किसी भी तरीके से उसको आप अलग तरीके से, एक तरीके से नोट कर लोगे। तो यही हमारा थर्ड स्टेप पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, now keep aside the original matter and write on all the important point of the original in your own language। कि आपने किसी चीज़ के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया, अब आप क्या करोगे, उस पॉइंट को अपने आउन वर्ड में या आउन लैंग्वेज में जब आप चीज़ों को डिफाइन करोगे या उसको पॉइंट करोगे, उसको नोट करोगे, तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ पॉइंट में। देन उसके बाद आ जाएगा कंपेयर योर वर्जन विद द ओरिजिनल। कि आपको फिर क्या करना है, मान लो आपने इसी पॉइंट को जो हम अभी अभी बिल्कुल जस्ट अभी जो हम स्टेप पढ़ रहे हैं, इसी को देख लो कि आपने इसको पढ़ लिया। अब ये जो लाइन है आपको थोड़ा सा लेंथी दिखाई दे रहा है। अगर आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ के बिल्कुल दो दो वर्ड में आप चीज़ों को डिफाइन कर लोगे, तो फर्स्ट स्टेप पे जैसे आप लिख लोगे रीडिंग, सेकंड स्टेप पे आप लिख लोगे अंडरलाइन, थर्ड पे लिख लोगे आप नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पे लिख दोगे आप कि जो यहाँ से आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल इन योर आउन लैंग्वेज। तो कहने का मतलब है कि जब
आप किसी चीज़ को पढ़ के जब उसको शॉर्ट में लेके चलते हो या शॉर्ट में जब आप उसको नोट करना स्टार्ट कर देते हो तो यही आ जाती है हमारी पैराफ्रेजिंग के अंदर। तो यहाँ पर कुछ स्टेप दे रखे जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो हमारा लास्ट स्टेप रह गया था कि इसके बाद क्या करोगे, आप अपने वर्जन को जिस तरीके से आपने चीज़ों को लिखा है उसको आप ओरिजिनल से कंपेयर करोगे। कंपेयर क्यों करोगे, ताकि आप समझ सको कि जो आपने बताया है, जो आपने नोट किया है, वो ओरिजिनल से रिलीवेंट ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि हमने चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में डिफ़ाइन करने के साथ साथ ही उसका जो मेन मीनिंग है उसको ही हमने बदल दिया हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ओरिजिनल लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में चीज़ों को पॉइंट तो किया है, वो सही है, बट वो रिलेवेंट ही होना चाहिए। मतलब जो मेन चीज़ बताया गया है उसी के साथ में उसका एक तरीके से सम्मिलित होना चाहिए, उसके साथ में रिलेवेंट होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, इफ़ यू फाइंड एनी यूनिक वर्ड इन द ओरिजिनल विच यू विश टू रिटेन, कि आप चाहते हो कि मान लो इसी लाइन में कुछ भी ऐसा वर्ड है या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप उसको बदलना नहीं चाहते हो, मतलब वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूनिक वर्ड है, तो आप क्या करोगे, उसको रिटेन रखोगे, उसको चेंज नहीं करोगे, आपको उसको बस एज इट इज़ ही ऐसे ही आप उसको नोट कर लोगे। तो ये आ जाएगा हमारा 6 पॉइंट के अंदर। तो इस तरीके से ये जो स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है, ये चीज़ आपको अपने कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके चलना है कि आपको ये सारे पॉइंट समझना है। साथ ही साथ इसको आप अपने पर्सनल लाइफ में, मतलब कि किसी भी एग्जाम में इस चीज़ को प्रेफर जरूर करना है, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है आपको एक स्किल प्रोवाइड करेगा चीज़ों को पढ़ने का, लिखने का, समझने का। तो आई होप ये सारे जो स्टेप है आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा, जहाँ पर हमने ये देखा है कि फर्स्ट स्टेप में हमें रीड करना है चीज़ों को सही तरीके से, सेकंड में अंडरलाइन करना है, थर्ड में क्या करना है, उसको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हमें लिख लेना है, नोट कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन चीज़ों को अपने आउन लैंग्वेज में नोट करने की कोशिश करना है या उसको आउन लैंग्वेज में ही चीज़ों को डिफाइन करना है। उसके बाद हम इसको कंपेयर कर लेंगे कि हमने उसका मीनिंग तो नहीं बदल दिया, जो हमारे मीनिंग है नोट करने का वो जो एक मेन जो टॉपिक है उसी से रिलीवेंट होना चाहिए। देन इसके बाद देख लेंगे कि कोई ऐसा पॉइंट है जो कि हमें रख लेना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए, या वो जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको ऐसे ही रिटेन रखना है, मतलब उस चीज़ों को चेंज ना करके सेम उसी तरीके से रखना है। तो ये हमारे कुछ स्टेप थे जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट मत रखना, चीज़ों को क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि क्लियर करते हुए चलोगे तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि सारी चीज़ क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई हो। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। साथ ही आप क्लासेस को सही तरीके से सुन लोगे तो यहीं से भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेटर राइटिंग, कि जब आप कोई भी लेटर को राइट कर रहे हो या कोई भी जो लेटर है हमारा, चाहे जॉब प्लेस पे हमारा फॉर्मल हो, सेमी फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, या हम फैमिली फ्रेंड में ही क्यों ना शेयर कर रहे हो, तो ये जो लेटर जो लिखना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, कौन से पर्पज़ के लिए किस तरीके के लेटर को लिखना है। कहने का मतलब है जो लेटर राइटिंग है इसके अंदर एक राइटिंग से रिलेटेड, मतलब जब आप एक लेटर को लिखते हो उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है, सजेशन है, जो एक लेटर में होने चाहिए वर्ड्स, मतलब सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो यही कहलाता है हमारा लेटर राइटिंग, जिसको हम डिस्कस करने वाले कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है जो कि इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो ये एक फॉर्मल लेटर आपको एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, ताकि आप जान सको कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। तो पहले मैं आपको ये सिंपली बता दूं कि फॉर्मल लेटर ऐसे लेटर होते हैं जो कि मेनली हमारे जो एक प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि आप एक इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सीरियस हो, या आप चीज़ों को सही तरीके से मतलब कि एक अननोन पर्सन के सामने आप उसको शेयर करना चाहते हो, आपका मेनली ये प्रोफेशनली फील्ड से रिलेटेड है। तो ये हमारे फॉर्मल के अंदर आ जाते हैं। इनफॉर्मल में आपके फैमिली फ्रेंड, जब आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ में कोई भी बातचीत या कोई भी फीलिंग इमोशन शेयर करना चाहते हो तो वो आपके इनफॉर्मल में आ जाता है, जहाँ पर आप अपने मेनली फ्रेंड या फैमिली के साथ में लेटर को लिखते हो, शेयर करते हो। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मल लेटर शेयर किया गया है जिसको आप रीड करके देख सकते हो कि किस तरीके से चीज़ों को बताया गया है। लेकिन जो वीडियो के थ्रू जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ वो मेन ये है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। तो सबसे पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताना चाहती हूँ कि फॉर्मल लेटर में जो पार्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो, एंड यहाँ पे इस तरीके से आप पूरे लेटर को देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया है। तो जितने भी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किए सबका कुछ ना कुछ नाम है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो बीच के पॉइंट है इसको हम कुछ और नाम देंगे, यहाँ पर जो नेम है इसको हम कुछ और देंगे। इस तरीके से हर चीज़ का एक नाम होता है, एक इसका एक अलग से एक
इनका भी करेक्टर हो जाता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को मैं डिस्कस करके आपको बताने वाली हूँ कि लेटर को भी किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि आपको एग्जाम्पल के लिए पहले तो फॉर्मल लेटर दे दिया गया है, देन उसके बाद बताया गया हेडिंग क्या होता है, कि हेडिंग के अंदर किसी भी पर्सन का नेम, उसका एड्रेस, मतलब कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसके बारे में पर्सनली जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम सबसे फर्स्ट में उसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही कहलाती है हमारी हेडिंग। उसके बाद आ जाता है हमारा रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में आ जाता है कि ये एक नंबर होता है जो कि स्पेसिफिक लेटर का होता है, जो कि उस जिस भी पर्सन के बारे में आप लेटर लिख रहे हो उसके बारे में स्पेसिफिक आइडेंटिटी को शो करता है। तो ये हमारे रेफरेंस नंबर के अंदर आ जाते हैं। फिर आप देखोगे डेट दिया रहता है, तो डेट को भी लिखने के काफ़ी सारे तरीके हैं। यहाँ पे 3 तरीके बताए गए, किसी भी तरीके से हम डेट को शो करते हैं। उसके बाद इनसाइड एड्रेस आता है, जिसमें जो रिसीवर है उसके बारे में जो भी एड्रेस है, जो भी नेम है, वो यहाँ पर दिखाया जाता है, लिखा जाता है। सब्जेक्ट लाइन है, सब्जेक्ट लाइन का मतलब होता है जो बीच में आप जो भी पॉइंट को बताना चाहते हो, जो भी आइडिया इन्फॉर्मेशन जो शेयर करना चाहते हो, जो मेन आपका सब्जेक्ट है लेटर को लिखने का, वो यहाँ पर आप लिखते हो, चीज़ों को सही तरीके से डिफाइन करते हो। उसके बाद हमारा आता है कि लास्ट में जैसे कि आप देखते हो सर या मैम करके हम उनको एक तरीके से आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये आ जाते हैं हमारे इस पॉइंट के अंदर, जिसके थ्रू हम ये बताते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है उसके साथ में हमारा कैसा रिलेशन है, कि वो एज अ हमारे लिए सर है, हमारे फैमिली मेम्बर है, या किस तरीके से उसके साथ में जो हमारा रिलेशन बना हुआ है। तो इसके अंदर हम इन पॉइंट को दिखा के उनके साथ में एक रिस्पेक्ट को शो करते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर एक लेटर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन और ओपनिंग पैरा। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ को राइट करते हो तो उसका जो एक मेन कॉन्टेक्स्ट है, ये जो बैकग्राउंड है, मतलब कि जब आप चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, तो जब उसका आप एक जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट रहता है वो कहलाता है ओपनिंग पैरा, जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। उसके बाद है डिटेल ऑफ बॉडी या मेन पैरा। इसके अंदर आ जाएगा जो हम लेटर लिख रहे उसके बारे में जो काफ़ी सारे जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है, जिसको हम मेन पार्ट ऑफ द बॉडी बोलते हैं, मेन पार्ट ऑफ द पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसे सारे पॉइंट आ जाते हैं जो कि उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन, जिसके अंदर हम क्लोज करते हैं पैराग्राफ को। क्लोज करने का मतलब है कि जब आप लास्ट में जाके इस तरह के से अपने आदर को, भाव को वहाँ पे शो करते हो, जिससे आपका क्या है जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल सके आपके लेटर का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसमें जैसे कि आप लिखते हो, जैसे आप स्कूल में देखोगे ज़्यादातर कि जब हम सर या मैम को लेटर लिखते तो हम लिखते यूर ओबीडेंटली और फिर नीचे अपना नाम गिवन करते थे। तो वो तो हमारे स्कूल की बात हो गई, जहाँ पर हम नॉर्मली लेटर लिखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे हमें मतलब मेनली तो यही रहता है हमारे लीव के लिए, या हमें स्कूल छोड़ना हो, या इन सभी के बारे में रहता है। लेकिन जब यही चीज़ आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इंक्लूड किया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे पर्सन हैं जिसके साथ आपका अलग अलग रिलेशन है, कोई आपके सर हो सकते हैं, आपके जॉब प्लेस से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, तो यहाँ पर जब आप योर सिंसियरली, योर ट्रूली या योर ओबीडेंटली इस तरीके की चीज़ों को शो करते हो, तो ये आ जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर। तो देखो ये सारे पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको ये नहीं कि आपको टॉपिक क्लियर करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आप इन चीज़ों को इस तरीके से भी समझना ताकि आपको पर्सनली अपने स्किल को इन्हेंस करने के लिए भी ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपसे कोई पूछता है कि जब लेटर में योर ट्रूली, योर सिंसियरली इस तरीके से जो पॉइंट लिखे रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो आपको पता ना होना चाहिए कि उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं। लास्ट में आप देखोगे सिग्नेचर स्लॉट रहता है, जिसमें जो लेटर को लिखता है वो या तो सिग्नेचर करता है या अपना नेम लिखता है, चाहे तो अपना एड्रेस भी लिख देता है। मतलब कि जो लेटर लिखने वाला जो पर्सन है वो अपने बारे में जब कोई भी नॉलेज कैरी, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो आ जाता है हमारा सिग्नेचर स्लॉट के अंदर। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, कोई कहीं पे भी कोई भी डाउट को मत रखना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेफरेंस इनिशियल। इसके अंदर आ जाता है कि जब सम ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर द सिग्नेचर ऑफ अदर पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन डिकेडिंग और टाइपिंग ऑफ लेटर। जैसे कि आप देखोगे कोई भी एक लेटर है जहाँ पर जो मेन ओनर है वो सिग्नेचर ना करके उसके जगह पे कोई और जो पर्सन उसको लिख देता है, मतलब कि
मेन जो रिलीवेंट है वो किसी ओनर के बारे में ही है जिसको हम लेटर भेजना चाहते हैं जिसके नाम पर, लेकिन हम कई बार क्या कर देते हैं उसको रेफरेंस दे देते हैं किसी और के नाम पर, जैसे कि उससे क्या हो जाता है कि हमारे फ्यूचर के लिए जैसे हमने टाइप किया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके कि ये जो लेटर है, मान लो एक बड़ी सी कंपनी है तो ऐसा तो नहीं है कि उसका ओनर ही बार बार अपने लेटर को टाइप करेगा, वो क्या करेगा किसी और से लिखवाएगा और किसी और से ही सारे काम करवाएगा। तो वहाँ पर जिससे वो काम को करवाएगा उसको रेफरेंस इनिशियल के अंदर डाल देगा ताकि इन फ्यूचर अगर कोई काम हो जाता है तो वहाँ पर वो जान सके कि इस तरह के काम को किसने किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा एनक्लोजर, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से फाइल को अटैच करना है, चाहे वो हमारे ईमेल हो चाहे दूसरे कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसको हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं, जिसको हम एनक्लोजर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट सीसी आ जाता है, जिसमें ये देखते हैं कि जो एक रिसिवेंट है उसका जो एड्रेस है उसको डिटेल में वहाँ पर हम टाइप कर सके, उसका जो एक डेस्टिनेशन है या जिस तरीके से हमें जहाँ पर भी लेटर को पहुँचाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हम नाम को शो कर रखा है, तो इस तरीके से दिया गया है मिस्टर पंकज दुआ अकाउंट ऑफिसर, या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको हमें देना है लेटर, जिसके नाम पर हमें देना है, यहाँ पर हम शो करके दिखा देंगे। उसके बाद आ जाएगा पीएस, जिसको हम पोस्ट स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर कुछ वर्ड आएगा जो कि इंडिकेट करेगा हमारे स्क्रिप्ट को या हमारे लेटर को कंप्लीट फॉर्म में लेके आएगा, मतलब कि ये हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है जहाँ पर हमारा जो लेटर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हम टाइमिंग को शो करेंगे कि मान लो आपको क्या करना है, आपने कोई लेटर लिख दिया, देन उसके बाद आपको चेंज करना है कुछ, तो आप क्या करोगे पोस्ट स्क्रिप्ट में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को डाल दोगे जो कि आपने लेटर के बीच में नहीं डाला। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, द टाइमिंग ऑफ द मीटिंग हैज़ चेंज्ड फ्रॉम 11 AM टू 3 PM ऑन 17 नवंबर 2015, कि जो एक मीटिंग होना था जो कि 11 बजे होना था उसको हमने 3 बजे रख दिया। तो इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने अपने लेटर के बीच में नहीं दिया तो उसको हम पोस्ट स्क्रिप्ट के अंदर डाल के उस चीज़ों को हाईलाइट करके शो कर सकते हैं। तो ये था हमारे सारे पॉइंट जिसको हमने क्लियर कर लिए। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। देन उसके बाद जो हमारा पॉइंट है रिपोर्ट राइटिंग, तो सेम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो एक रिपोर्ट होना चाहिए, जिस तरीके से हमने लेटर को राइट किया है, हमने लेटर के बारे में सारी चीज़ों को सीखा है कि एक जो लेटर है उसकी राइटिंग किस तरीके का होने चाहिए या कौन कौन से पॉइंट को इसके अंदर इंक्लूड करने चाहिए, किस तरीके का हमारा लेटर होना चाहिए ताकि हमारा जो लेटर है वो अट्रैक्टिव बन सके, उसका वेटेज हो सके। सेम वैसे ही अब हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो एक रिपोर्ट है वो किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से हम उसको राइट करेंगे। तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है मेमोरेंडम फॉर्मेट। आपको एक फॉर्मेट दिया गया है जो कि एक रिपोर्ट के बारे में किसी भी कंपनी का यहाँ पे शो करके दिखा रखा है। ये जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए दिया रहता है ताकि जब आप थियोटिकली चीज़ों को पढ़ोगे तो आप उसके बारे में रिलेट कर सको या एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को देख सको। तो इसलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। देन उसके बाद जो हमारा कुछ फैक्ट है जो कि रिपोर्ट राइटिंग से पहले इंक्लूड किए जाते हैं या जब हम रिपोर्ट को राइट करते हैं तो ये सारे जो पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। तो सबसे फर्स्ट पहली पॉइंट बताया गया है कि जब हम रिपोर्ट को लिखेंगे उस बीच में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन है उसको केयरफुली रीड करना है। ये तो हर एग्जाम में भी हमें इस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए। साथ ही अगर हम इसको अपने थियोटिकली सब्जेक्ट के रूप में देखें तो वहाँ पर भी इस चीज़ को गिवन किया गया है कि जब भी आप रिपोर्ट को राइट करोगे तो सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना है, क्योंकि जब आप इंस्ट्रक्शन को रीड करोगे तो जिस तरीके से हमें लिखना चाहिए उसके बारे में काफ़ी सारी नॉलेज जो है हमें मिल जाती है। इस वजह से जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमें इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले रीड करना है। देन उसके बाद क्या करना है, हमें कोई सही मीडिया का यूज़ करना है। मतलब कि जब आप मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ को प्रेफर करना है कि आपको एक अप्रोप्रिएट एक सही जो मटेरियल होना चाहिए उसको रिक्वायर करना है, ताकि जब आप रिपोर्ट को राइट करोगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट है या जितने भी थॉट्स है, जितने भी जो उसके अंदर जो पॉइंट आने चाहिए, आप उन चीज़ों को सही तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। देन उसके बाद क्या करोगे, जब भी आप रिपोर्ट को लिखने लग जाओगे तो आप प्रिपेयर करोगे आउटलाइन को। तो आउटलाइन आपके पास पहले एक बार जब रेडी हो जाएगा तो ये क्या करेगा, आपके रिलेवेंट डिटेल को आपस में कनेक्ट करने में या फिल करने में हेल्प करेगा। देन उसके बाद क्या करोगे, जब भी आपका ये राइटिंग का वर्क थोड़ा सा टास्क जो है वो डन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपकी जो आवश्यकता है उसके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम को आगे की तरफ लेके जाना है। आपको रिव्यूइंग करना है, एडिटिंग करना है या जिस तरीके से भी राइटिंग
टॉपिक में आपको कोई भी चेंजेस लाना है, रिव्यू लाना है, उस तरीके से आप अपने कंटेंट में जो भी परिवर्तन लाना चाहते हो उसको आप वहाँ पर लेके आओगे। देन उसके बाद आप देखोगे कोई ग्रामर में स्पेलिंग या कोई भी एक्सप्रेशन जो कि मतलब सही होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपका जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट है जो कि आपके रिपोर्ट को रेडी करने से पहले ये सारे जो फॉर्मेट है या ये सारे जो फैक्ट है वो आपको अपने रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करना है। देन उसके बाद आता है कि हम रिपोर्ट को राइट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए कि किस तरीके से अपने रिपोर्ट को स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल फिनिशिंग उसको एक पॉइंट देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बताया गया है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन करना। अब नियोजन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जो भी थॉट्स है, जो भी पर्पस है, जो भी नीड्स है, मतलब कि अपने जो मेन वर्क है उससे रिलेटेड जो भी हमें करना चाहिए उन सभी के बारे में पहले से ही सोच लेना, समझ लेना, चीज़ों के बारे में डिसाइड कर लेना, ये सारे हमारे प्लानिंग के अंदर आ जाएंगे। तो प्लानिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि हमारा जो मैसेज है, ये जो भी चीज़ को हम राइट करने वाले हैं उसे किस तरीके से राइट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है या कौन कौन से ऐसे जो पॉइंट है जो कि हमें इस चीज़ में इंक्लूड करना है। मतलब कि आपको जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे जाके उन सभी के बारे में पहले से ही सोच लोगे, अंडरस्टैंड हो जाओगे चीज़ों के बारे में। देन उसके बारे में अगर कोई भी डाटा कलेक्ट करना है तो उन सारी चीज़ों को हम कलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि सबसे पहले आपको रिपोर्ट राइटिंग के पर्पस के बारे में क्लियर हो जाना है कि आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है किसके लिए है, किस पर्सन के लिए है, किस बारे में है, मतलब कि वोट है किसके लिए है, किस प्रकार से, मतलब उसके बारे में आपको क्या करना है, क्लियर हो जाना है। सबसे पहले आपका जो वर्क प्लान है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। उसके बाद जब हमारा सेकंड पॉइंट आएगा तो जब एक बार आपने ये चीज़ को डिसाइड कर लिया कि जो मैसेज है या ये जो लेटर है, ये जो आप रिपोर्ट राइट कर रहे हो वो किसके लिए, किस प्रकार से, कैसे लिखोगे, देन उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करोगे। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। आपके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी फैक्ट है, डाटा है, केस स्टडी है, मतलब कि ऑल ओवर आप सब तरीके से पढ़ के सोच समझ के आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आएगा कि आप अपने रिपोर्ट को जिस तरीके से प्रेजेंट करोगे उसके लिए जोन से मीडिया का यूज़ करोगे, आप उस मीडिया को चूज़ कर लोगे। मतलब कि मीडिया ऑफ प्रेजेंटेशन को आप सेलेक्ट कर लोगे कि आपको जो आपका रिपोर्ट है वो किस तरीके से सामने वाले पर्सन तक पहुंचाना है, उसके लिए एक एप्रोप्रिएट मीडिया का चूज़ कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। देन उसके बाद ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, यहाँ तक हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होगा या नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपका ये सारा काम कंप्लीट हो गया यहाँ थर्ड स्टेप तक। तो आप क्या करोगे, अपने आउटलाइन को प्रिपेयर कर लोगे, अपना जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट कर लोगे, देख लोगे कि मटेरियल को कैसे कलेक्ट करना है, किस प्रकार से करना है, ऑल ओवर आप सारी प्लानिंग को यहाँ पर जाके कर लोगे। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आएगा राइटिंग, जिसके अंदर आपके पास सारे चीज़ें कलेक्ट हो गए। जैसे कि किसी काम को करने से पहले जो जो सामान हमें चाहिए हमने उन सभी को इकट्ठा कर लिया, एकत्रित कर लिया या उसको कलेक्ट कर लिया। देन जो हमारा सेकंड स्टेप आएगा राइटिंग। राइटिंग के अंदर हम एक बार क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेंगे कि हमारा जो स्पेसिफिक पर्पस है या जो हमारा स्पेसिफिक ऑडियंस है उनके माइंड को या जिस तरीके से हमें चीज़ों को लेके चलना है या जिस तरीके से लिखना है उन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद सिंपल वर्ड्स को चूज़ करेंगे। हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्ड, कोई भी टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद हेडिंग बनाएंगे, सब हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग के अंदर जो पॉइंट बनाते हैं उसी को हम सब हेडिंग बोलते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग, और राइटिंग के अंदर जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 ये आ जाता है सब हेडिंग। तो मतलब कि हेडिंग के अंदर जो पॉइंट बने रहते हैं इसी को हम सब हेडिंग बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने पैराग्राफ के अंदर हेडिंग भी बनानी है, साथ ही साथ सब हेडिंग बनाना है। उसके बाद सही तरीके से जो आपका एक रिसोर्सेज है या जिस रिसोर्सेज का आप यूज़ करने वाले हो उसको प्रॉपरली चेक कर लोगे, बिल्कुल सही तरीके से सारी चीज़ को कलेक्ट कर लोगे। अपने ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लोगे कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, आपका जो फैक्ट है, फिगर है, लॉजिकली सब चीज़ों को डिसाइड करेंगे, कंक्लूजन निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा इसमें हम अपने रिपोर्ट के बारे में बिल्कुल ही भी स्पेसिफिक हो जाएंगे कि हमें कहाँ से रिलेवेंट चीज़ों को इंक्लूड करना है। कोई भी चीज़ जो इरेलीवेंट है, मतलब कि जो चीज़
उसके साथ में सम्मिलित नहीं है या उससे रिलेट नहीं है, उन चीज़ों को हम अवॉइड कर देंगे। मतलब कि आपको बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है, आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। देन उसके बाद अपने वर्ड्स को, टोन को, वॉइस को सही तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है। मतलब अगर आप वॉइस के थ्रू रिपोर्ट भेज रहे हो या बता रहे हो तो आपका वॉइस क्लियर होना चाहिए, टोन सही होनी चाहिए हमारी। अगर हम लिख के भेज रहे हो तो हमारे जो वर्ड्स है हम तो सब तरीका हमारा सही होना चाहिए। इवन हम लिख भी रहे हैं तो लिखते टाइम भी हम इस तरीके से लिखेंगे कि सामने वाला पर्सन जब उसको रीड करेगा तो उसको हमारा टोन, हमारे वर्ड सारे सही लगे, उसको बिल्कुल पीसफुली लगे सारी चीज़ें। देन उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट आएगा जिसमें हमारा जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हम देख लेंगे कि कोई भी इनकम्प्लीट जो रिपोर्ट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पर्पस को ख़राब कर सकता है। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक बार अपने कंटेंट को रिवाइज करेंगे, क्योंकि इससे अगर हमारी कोई गलतियां हैं वो हमें पता चल जाती है, हम उसको सुधार सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने कंटेंट को रिवाइज करना है, चेक कर लेना है कि सारे कंटेंट, सारे मीडियम सही तरीके से है या नहीं है। अगर कोई ग्राफिक्स या कोई दूसरा मीडिया है, अगर हमने उसको यूज़ किया है तो हमें चेक कर लेना, बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो हम इन सारी चीज़ों पे रीलुक करेंगे। रीलुक का मतलब है कि एक बार इस पर नज़र डालेंगे, चीज़ों को सही तरीके से चेक कर लेंगे। उसके बाद लैंग्वेज एंड ग्रामर एक्यूरेसी को चेक कर लेंगे कि हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दिया, कि अगर हमने मान लो राइटिंग किया है तो कोई मिस्टेक, कोई ग्रामिकल कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से स्पेलिंग होनी चाहिए। जो हमारे वर्ड्स है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, सही तरीके उसका बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ और ही मीनिंग निकालता हो। तो मतलब अपने ग्रामर पर ध्यान देना है, हमें सारी चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट करना है। देन ये सारे पॉइंट जब हमारे हो जाएंगे, हमने सारी चीज़ों को सही तरीके से फिक्स कर दिया है, तो हमारा लास्ट पॉइंट आएगा, सबसे लास्ट जो हमारा एंडिंग होगा ये यहाँ पर जाकर होगा फॉर द डिलीवरी ऑफ द रिपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, जिस भी मीडियम का हमने यूज़ किया है उसके थ्रू हम अपने रिपोर्ट को डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाके हमारा जो रिपोर्ट है वो फिनिश हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आपको दिख रहा है एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो लेसन है, हमारा जो यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सारे पॉइंट को सही तरीके से किया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो सही लगे, क्लासेस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो बस थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।